बाल विकास का आज दूसरा वीडियो है, जो टेस्ट सीरीज़ का वीडियो है वो दूसरा वीडियो है। आज हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल वाले वीडियो में जो पिछला वीडियो थे उसमें 20 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर कल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल लगभग 120 क्वेश्चन हमें बनाना है इससे, बाल विकास से, और फिर मैथ से, और फिर बाकी सब्जेक्ट से। तो आप अगर नए यूज़र्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि कभी भी क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें और क्वेश्चन की बारीकियों को समझें, और फिर आंसर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जो आपको बेहतर लगे उस आंसर को आप चूज़ करें। क्योंकि साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में आपको दिक्कत आ सकती है, किसी की साइकोलॉजी कुछ, किसी की साइकोलॉजी कुछ होती है। लेकिन आप ऐसी साइकोलॉजी लगाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर को, अधिगम करने वाले को फ़ायदा मिल रहा हो, उस पर आप अपना टिक करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अभी इसमें देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि कोई उत्तेजना नहीं, तो इससे अधिगम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अधिगम के लिए उत्तेजना का होना आवश्यक है और थोड़ा भय भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई भय नहीं चलेगा, लेकिन उत्तेजना का होना ज़रूरी है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, तो बहुत ज़्यादा अगर आप में उत्तेजना है तब भी अधिगम सही नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होता है। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, देखिए भय आपको नहीं होना चाहिए, ये बेहतर है अधिगम के लिए, लेकिन यहाँ उच्च भय कह दिया तो ये तो साफ गलत है। तो इन सबों में सबसे बेहतर ऑप्शन जो लग रहा है वो लग रहा है हमें संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो आपको भी इसी पे टिक करना चाहिए कि संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा। तो क्लियर है, पहले पे आप टिक कर दें, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो आइए अब फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आपके सामने है कि बच्चों के विकास के व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है व्यक्तिगत भिन्नता की बात बोल रहा है। किसकी बात बोल रहा है? व्यक्तिगत भिन्नता की बात बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत भिन्नता कहते किसे हैं। तो बच्चों में जो, हर बच्चों में कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ पाई जाती है, उसी को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है खेलने में बहुत अच्छा कर सकता है, तो कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा कर सकता है, तो ये उसकी व्यक्तिगत भिन्नता हुई। कोई दौड़ने में बहुत अच्छा हो सकता है तो कोई तैरने में बहुत अच्छा हो सकता है ना। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो किसी का ब्रेन बहुत शार्प है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता कई हो सकती है। और इसका जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो कारण होता है उसके भी आप समझ लीजिए, वो माँ बाप भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण होते हैं, माँ बाप। दूसरा होता है पर्यावरण। माँ बाप मतलब आनुवांशिकता, पर्यावरण भी आपको व्यक्तिगत भिन्नता लाता है। अब कोई ठंडे प्रदेश में व्यक्ति रहता है तो उसमें कुछ अलग गुण पाए जाएंगे, और जो गर्म प्रदेश में होते हैं उसमें कुछ अलग गुण पाए जाएंगे। उसी तरह से पर्यावरण में जो गंदे पर्यावरण में रहेंगे वो बीमार पाए जाएंगे, जो साफ़ सुथरे पर्यावरण में रहेंगे वो सेहतमंद होंगे। तो आनुवांशिकता है, खान पीन है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि बच्चों के विकास के व्यक्तिगत भिन्नता को किस पर प्रतिरूपित किया जाना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। ये तो साफ नहीं है कि अगर आनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों जो है भिन्नता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर ये हमें सही लग रहा है, लेकिन अगला भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए। केवल आनुवांशिकता पे ये गलत हो जाएगा, कि सिर्फ केवल जो आनुवांशिकता है वो हमें भिन्नता नहीं लाता है, केवल पर्यावरण भी भिन्नता नहीं लाता है। भिन्नता लाने का कारण है लेकिन केवल नहीं। तो यहाँ दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन, ये जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन आपका सही होगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। मतलब वो खुद से बात कर रही है। तो इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ाए हैं, प्याजे में भी पढ़ाए हैं, कि इसके लिए दो जो है, एक तो लेव वाइगोत्स्की, खुद से बात करने की बात जो है शिक्षण में, एक लेव वाइगोत्स्की ने उसके बारे में कहा, और दूसरा किसने कहा था? प्याजे ने कहा था, प्याजे। तो प्याजे ने जो कहा था, प्याजे ने कहा था आत्म केंद्रित, है ना, उसको अहम केंद्रित कहा था प्याजे ने, अहम केंद्रित। किसको? जब बच्चा खुद से बात करता हो और कोई काम कर रहा हो तो प्याजे ने उसे कहा था अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित नहीं बल्कि क्या कहा था?
अहम केंद्रित, उसे अहम केंद्रित कहा था उसने, ठीक है। तो अहम केंद्रित। और लेव वाइगोस्की ने क्या क्या है उसको आंतरिक भाषा कहा, बच्चों की आंतरिक भाषा का। तो यहाँ लेव वाइगोस्की से पूछा जा रहा है, उसी को स्वतः नियमन कहते हैं। स्वतः मतलब खुद, तो खुद से बात करना, आंतरिक भाषा करना। तो लेव वाइगोस्की के हिसाब से अगर पूछ रहा है कि कोई बच्चा साइना जैसे खुद से बात कर रही है तो वो आंतरिक भाषा है उसकी, या उसे स्वतः नियमन भी कहते हैं। और यही अगर प्याजे से होता तो वो अहम केंद्रित हो जाता, ठीक है, खुद से बात करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए मूल्यांकन, सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए, ये मूल्यांकन हम करते कब कब हैं। तो अक्सर हर चैप्टर को पढ़ाने से, हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन करते हैं, उसके पहले भी हम लोग कुछ मूल्यांकन करते हैं, या फिर पूरी टॉपिक खत्म होने के बाद भी करते हैं। सेशन में हम लोग 2 बार 3 बार मूल्यांकन करते हैं, है ना, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि मूल्यांकन में जो टीचर होता है ना, वो अपनी कमी को भी ढूंढता है, करता है बच्चों का मूल्यांकन, लेकिन उससे अपनी कमी का भी पता चलता है, और बच्चों में क्या कमी है इसका भी पता चलता है, और बच्चों के अच्छे अधिगम के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है कम से कम उसका भी पता चलता है। और टीचर को ये भी पता चलता है कि हमें कौन सी पद्धतियों को अपनाना चाहिए, और हमारे अंदर कौन सी खराबी है, उसमें सुधार लाने के लिए भी उसको अंदाज़ा मिलता है। तो आइए, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? जो हमने बताया उसके हिसाब से फिर आप भी आगे इस प्रश्न को देख करके सही उत्तर आप चुन सकते हैं। विद्यार्थी की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना, और विद्यार्थी को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को बांटना। देखिए बांटने उठने की बात नहीं करता है मूल्यांकन। विद्यार्थियों को नामांकित करना, इसके लिए भी मूल्यांकन नहीं लिया जाता है। नामांकित करने के लिए कोई छोटा मोटा टेस्ट लिया जाता है, उसे मूल्यांकन नहीं कहते हैं, नॉलेज टेस्ट वगैरह लिया जाता है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक, इसके लिए भी मूल्यांकन जरूरी नहीं। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन का सही अर्थ यही होता है, यहाँ तक कि शिक्षक भी अपनी कमी की पहचान करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। देखिए जब बच्चा पूर्व बालावस्था में होता है ना, तो उसे अच्छा बनने की कोशिश वो करता है, और वो चाहता है कि जो काम हम करें उसे दूसरा उसकी तारीफ़ करे, है ना, मतलब दूसरा उसे स्वीकृत करे या दूसरा उसे की तारीफ़ करे। तो नैतिक विकास में जो लेव वाइगोत्स्की ने जो है वो अपना 3 लेवल बनाया, और 3 लेवल को 6 चरणों में बांटा। तो वो लेवल जो था आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व परंपरागत जो लेवल है, परंपरागत है, पूर्व परंपरागत है ना। तो दूसरा जो लेवल है देखिए परंपरागत, इसमें तो परंपरागत नहीं दिया, उत्तर प्रथागत है ना, प्रथा पूर्व, अमूर्त संक्रियात्मक और प्रथागत। तो प्रथागत का क्या मतलब हो गया? प्रथागत का मतलब हो गया परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत। तो परंपरागत जो होता है, प्रथागत या परंपरागत, ये दूसरा स्टेज होता है, समझ रहे ना। तो दूसरा स्टेज होता है ये। तो इस स्टेज में क्या होता है, हम लोग देखें 2 चरण हैं इस स्टेज में। पहला चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना। तो उसी स्टेज की ये बात है कि कोई भी हमारी चीज़ों को स्वीकृत करे, कोई भी हमारी बातों को स्वीकृत करे ताकि लोग मुझे अच्छा कहे। तो स्वीकृत करना, क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करे। कोई अच्छा काम आप इसलिए कर रहे हैं कि कोई दूसरे इसे स्वीकृत करे, मतलब आप अच्छा बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा बनने के लिए जो काम कर रहे हैं वो प्रथागत मतलब परंपरागत में आता है ये स्टेज। तो इसका आंसर प्रथागत होना चाहिए। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा एक वीडियो है इस पर, नैतिक विकास पे, उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट पे आप कहें तो मैं उस वीडियो को फिर से नए तरीके से, उसमें शायद परंपरागत करके नहीं बनाए हुए हैं, तो आपको नए तरीके से भी हम इसे बता सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ भी हमें ध्यान देना है कि बच्चों के समाजीकरण, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, इस बिंदु पे, समाजीकरण के संदर्भ में। तो देखिए समाजीकरण, समकक्षी मतलब साथी, समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं। क्या आप सबसे पहले समाजीकरण अपने साथी से सीखते हैं? प्राथमिक कारण का मतलब क्या आप अपने साथी से सीखते हैं? तो पता चला नहीं, प्राथमिक कारण साथी नहीं हो सकते हैं। परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है, जबकि आप जानते हैं कि परिवार आपका प्रथम कारक होता है, तो इसलिए ये द्वितीय नहीं हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। जैसे ही परिवार को भी द्वितीय कारण बनाया
ये गलत हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, तो विद्यालय यकीनन जब आप परिवार के बाद विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, यहाँ पे दोनों मिल रहा है। अब आगे देखते हैं। और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, मतलब परिवार सामाजिक कारण का प्राथमिक कारक मिल गया, विद्यालय द्वितीय कारक मिल गया, मतलब यह ऑप्शन आपका 100% सही नजर आ रहा है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है तो ये बात भी गलत है, विद्यालय प्राथमिक कारण नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा? सी, मतलब परिवार जो है प्राथमिक कारण है और विद्यालय जो है वो द्वितीय कारक है, तो इसको आप टिक करें। समझ गए होंगे। तो चलिए अब फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। देखिए सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ है बहुबुद्धि। बहु मतलब कई, है ना, विभिन्न, कई, विभिन्न। तो बहुबुद्धि का मतलब ये हो गया कि कई दिशा में, कई डायरेक्शन में, जहाँ इस तरह का मिलेगा बहुबुद्धि में उसको टिक करना है। तो बहुबुद्धि, तो ये पहला आंसर देखो, पहला ऑप्शन क्या है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। देखिए ये बहु से मैच करता हुआ लगता है, विभिन्न दशाएं। आगे भी हम पढ़ेंगे और इससे भी परफेक्ट कहीं कोई मिल जाए। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, लग रहा है ये सही है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति विभिन्नताएं नहीं होती, ये तो साफ गलत है, हर व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर के क्वेश्चन से आप किसी की बुद्धिमत्ता नहीं नाप सकते हैं। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। देखिए अगर किसी एक जगह आपकी बुद्धिमत्ता चेक कर ली है तो क्या वो हर जगह सही होगी? ये भी गलत है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा पढ़ता भी होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई एक बच्चा बहुत अच्छा बात करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम भी करता होगा। तो बुद्धिमत्ता जो होती है ना, हर जगह अलग अलग हो सकती है, इसीलिए उसे हर जगह निर्धारण, मतलब कोई एक आयाम में अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आयाम में अच्छा हो सकता है। तो ये भी गलत हुआ। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, यकीनन है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ ये आंसर मिल रहा है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को करने से सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, नहीं, इससे आपको आपका एक क्लास भी हो रहा है और आप इसे कुछ और एक्स्ट्रा भी सीख रहे हैं जो आपको आगे भी कई क्वेश्चन में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ भी हमें देखना है कि यहाँ जो प्रश्न का जोर है विकास पे है। किस पे है? विकास पे है। तो विकास को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न का आंसर करते हैं। विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है, ये हम लोग शुरू से पढ़ चुके हैं कि विकास जन्म से लेके मरण तक चलता है, इसलिए ये तो सरासर गलत हो गया कि विकास सिर्फ बाल अवस्था में होता है, ये संभव नहीं है। विकास बहुआयामी होता है, ये तो सही है कि बहुआयामी होता है, लेकिन देखिए इससे भी कुछ अच्छा दिया हुआ है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं, विकास सभी के लिए समान नहीं हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा तो किसी के लिए कम हो सकता है। ये जो वर्ड है ना समान सभी के लिए, ये गलत है, तो सभी के लिए समान नहीं हो सकता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, ऐसा नहीं है। विकास हमारा घर में भी होता है, बाहर भी होता है, मगर विकास हर जगह होता है, तो बहुआयामी है। एकदम सही है जो आपने ऑप्शन दिया बी, तो बी को हम लोग लॉक करते हैं और बी इसका आंसर होगा कि विकास क्या है? बहुआयामी होता है। तो देखते हैं वर्ड पे ध्यान देना है कि प्रश्न में को किस चीज़ पे हमें जोर देना है। तो चलिए अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किस चीज़ के महत्व पर? तो साफ है, लेव वाइगोस्की है तो समाज या संस्कृति को आप ढूंढिए और आंसर मार दीजिए। अभी प्रेरणा, संतुलीकरण, खत्म, ये इसमें कुछ सोचना ही नहीं, संस्कृति या समाज, इस दो चीज़ को, लेव वाइगोस्की संस्कृति या समाज, ठीक है। तो इसका आंसर तुरंत मिल गया, सांस्कृतिक उपकरणों को। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक समावेशी, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन का जोर किस पे है? समावेशी कक्षा। और समावेशी का मतलब आप समझ जाइए कि समावेशी का मतलब होता है सबों को साथ लेकर के, जिसमें सभी का विकास हो। ऐसी क्लास को हम लोग चलाएं कि जिसमें सभी का विकास एक साथ हो, तो सभी के विकास को लेकर इसमें हम लोग चलेंगे। तो देखिए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, समावेशी शिक्षा कभी भी अलगाव की बात नहीं करेगा, बंटवारे की बात नहीं करेगा, है ना। उसके बाद है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। यकीनन सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए मतलब उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी क्षमता को बढ़ाने की बात कर रहा है। किसके? हर बच्चे के। तो जैसे हर बच्चे का नाम आ जाए और हर बच्चे में कुछ विकास लाने की बात आ जाए तो वो समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पे हर बच्चे भी मिल रहे हैं और सामर्थ्य को अधिकतम करने की भी बात हो रही है, मतलब उसकी क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब बी ऑप्शन तो सही है ही। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं कि इससे और भी सही तो नहीं है। प्रदर्शन या अभिमुखी लक्ष्यों, तो सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। अभिवेदी समरूपी निर्देशों, चलिए इसका ऑप्शन सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो है
बी, मतलब हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए। तो इस तरह से आज के 10 प्रश्न समाप्त हुए। आपको तफसील से इसकी जानकारी दी गई, मतलब इसको पूरी तरह से इसका व्याख्यान करके आपको समझाया गया है। तो अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से सुनें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको फ़ायदा हो, और फिर आप अगले को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।